नमस्कार, मैं हूं शशि शेखर और आप देख रहे हैं यूथ एजेंडा में शशि शेखर की पाठशाला। मैं अपने मित्र के साथ परसों नालंदा गया था। नालंदा के अर्वाचीन विश्वविद्यालय को देखने के बाद प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के अवशेष खंडहरों में घूम रहा था तो मुझे एहसास हुआ कि इन खंडहरों से कुछ आवाज़ें आ रही हैं जो मुझसे कुछ कहना चाहती हैं। बड़े गौर से सुनने के बाद लगा कि प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय अपना दर्द मुझसे साझा करना चाहती है। आइए प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के दर्द को आप भी सुनिए। मैं नालंदा विश्वविद्यालय बोल रहा हूँ। आज मैं आपको मेरा ऐसा गौरवशाली इतिहास बताने जा रहा हूँ जिसके बारे में आज की पीढ़ी कम ही जानती है। हाँ, मैं वही विश्वविद्यालय हूँ जो एशिया की सबसे बड़ी विश्वविद्यालय हुआ करता था, लेकिन एक नरभक्षी पागल राक्षस, क्रूर और सनकी तुर्की शासक बख्तियार खिलजी ने मुझे और मेरे बुक भंडार को जलाकर राख कर दिया। महीनों तक मैं जलता रहा, किसी ने मेरी सूध नहीं ली। मैं सबसे पहले मुझे जलाने वालों के बारे में बताऊंगा, उसके बाद मेरी खोज कैसी हुई, उसके बाद मैं अपनी बनावट बताऊंगा, उसके बाद मैं आपको मेरी अलग अलग विशेषताओं से अवगत करूंगा। सबसे पहले मैं नालंदा को क्यों तहस नहस किया वो बताता हूँ। मेरी कहानी सुनोगे भारत के लाडलों तो आपकी आंखें भी भीग जाएगी। क्रंदन भरी आंखों और रूंधे हुए गले के साथ मैं आज सुनाता हूँ मेरी कहानी। मेरे प्रांगण में 10,000 से ज़्यादा विद्यार्थी पढ़ते थे और उनको पढ़ाने के लिए 1600 के लगभग पंडित आचार्य हमेशा मौजूद रहते थे। एक समय की बात है कि बख्तियार खिलजी नाम के क्रूर लुटेरे और मूर्ति भंजक की तबीयत खराब हो गई। किसी गंभीर बीमारी ने उसे जकड़ लिया था। उसने अपने नीम हकीमों से बहुत इलाज करवा लिए, लेकिन उसकी तबीयत ठीक नहीं हुई। उसी समय एक यात्री ने मेरे प्रांगण में घूमते हुए सभी विषय पर पढ़ाने वाले आचार्यों से मुलाकात करते हुए मोहम्मद बख्तियार खिलजी के राज्य में जा पहुंचा। वहां उसे पता चला कि खिलजी अभी बीमार है तो मिल नहीं सकते। उस यात्री के विशेष आग्रह पर बख्तियार खिलजी मिलने के लिए तैयार हुआ। यात्री ने मिलने पर बख्तियार खिलजी को सलाह दी कि विश्व प्रसिद्ध नालंदा विश्वविद्यालय के मेडिसिन विभाग के प्रमुख पंडित राहुल श्रीभद्र जी आपका इलाज करके आपको ठीक कर सकते हैं। फिर खिलजी ने पंडित राहुल श्रीभद्र जी से इलाज की इच्छा प्रकट की, लेकिन उसने एक शर्त रखी थी कि मैं किसी भी प्रकार की भारतीय पद्धति से बनाई दवाई नहीं खाऊंगा, क्योंकि ये काफिर के द्वारा बनाई गई है। फिर कुछ समय के बाद राहुल श्रीभद्र जी के एक कुरान की प्रति लेकर खिलजी के पास गए और ये सलाह दी कि प्रतिदिन कुरान की ये प्रतियां आप पढ़ेंगे तो आप ठीक हो जाएंगे, ये मेरा दावा है। उसके बाद कुछ दिनों तक खिलजी ने कुरान की वो प्रतियां दिन में कई बार पढ़ी। उसने महसूस किया कि उसकी तबीयत अब ठीक होने लगी है। फिर उसने पता लगाया कि मैं ठीक कैसे हो गया। उसे पता चला कि पंडित राहुल श्रीभद्र जी ने कुरान की प्रतियों पर दवाई का लेप लगा दिया था। उनको पता था कि कुरान पढ़ने वाले खिलजी हमेशा पन्ना पलटते समय हाथ पर थूक लगाता है। इस माध्यम से शरीर में दवाई का असर हुआ और वो ठीक हो गया। खिलजी को ये बात सहन नहीं हुई कि मेरे नीम हकीमों से मैं ठीक नहीं हुआ, परंतु काफिर की दवाई से मैं ठीक हो गया। मेरे हकीमों से ज़्यादा ज्ञान उन आचार्यों और पंडितों में है। मन ही मन में मेरे प्रति उनके मन में द्वेष पैदा हो गया। मैं नालंदा विश्वविद्यालय पूर्ण रूप से शांति का संदेश देने वाले भगवान बौद्ध से प्रेरित था। जगह जगह पर भगवान बौद्ध की प्रतिमाएं और स्तूप बने हुए थे। हर आचार्य पंडित, हर विषय में परिपूर्ण, बड़े बड़े ज्ञानी और मेरे छात्र सभी भगवान बौद्ध के सामने नतमस्तक होकर शिक्षा ग्रहण करते थे। ये बात खिलजी को सहन नहीं हुई, क्योंकि
वो एक मूर्ति भंजक था। मूर्ति पूजकों को मारना वो अपना धर्म समझता था और एक मूर्ति पूजक से इलाज करा के ठीक होना उसने अपने धर्म की तौहीन समझ लिया। फिर अचानक एक दिन मैंने असंख्य घोड़ों की टापों की आवाज़ सुनी। उन घोड़ों के पैरों के कंपन को अपनी ओर आते महसूस किया। लेकिन मैं तो शांति और शिक्षा के लिए विश्व में विख्यात था। मुझे किस बात का डर लगेगा। खिलजी और उसके घुड़सवारों ने मेरे सभी दरवाज़ों को बाहर से बंद कर दिया और एक टोली अंदर घुस गई। उसके बाद मैंने जो क्रूर खेल देखा अपने प्रांगण में, जिसे मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकता हूँ, कहना बहुत आसान है। लेकिन जो मैंने अपने आचार्यों, पंडितों और विश्व धू कर जलते हुए मेरे परिसर में मौजूदा तीनों पुस्तकालयों के भवन को देखकर मैं खुद को रोक न सका और जोर जोर से चिल्लाकर रोने लगा। लेकिन मेरा रुदन कोई सुनने वाला नहीं था। वहाँ पर सब मूर्ति पूजकों का विनाश करने वाले ही मौजूद थे। मुझे और मेरे परिसर को भी मूर्ति पूजकों के साथ मूर्तियों को सहेज कर रखने का दंड मिला और मैं पूरी तरह से धू कर आग में जल गई। मैंने आंखें बंद कर ली। पूरे 6 महीने तक मेरी विश्वविख्यात पुस्तकालयों में आग जलती रही और भारत के भविष्य को जलते हुए मैंने उसके ताप को महसूस किया। पूरी तरह तहस नहस वीरान खड़ा मैं कई शताब्दियों के धूल मिट्टी से दबी आंखों से ही ओझल हो गया। मेरा खंडहर रूपी देह जो बचा था वो धूल और मिट्टी के नीचे दब गया। अंदर ही अंदर अपने वजूद को मिटते हुए अंधकार में दिन बिताते गई। पर एक दिन ऐसा आया जब मेरी खोज करने वाले एक अंग्रेज अफसर को 19वीं सदी में एक चाइनीज यात्री का एक डायरी मिली जिसमें उस यात्री ने मेरे बारे में कुछ लिखा हुआ था। एक दिन वो अंग्रेज अफसर डायरी में लिखे हुए पते पर पहुंचा तो उसे ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिला, लेकिन वहीं टहलते हुए उसे कुछ 5वीं सदी की ईंटों के अवशेष मिले। उसने अपने हाथों से खरोच कर देखा तो नीचे एक के ऊपर एक ईंटों से सनी हुई दीवारें महसूस हुई। कुछ दिनों पश्चात उसने उस जगह पर खुदाई करके मेरे पूरे अवशेष को दुनिया के सामने ले आया। उस चाइनीज की डायरी में लिखे यात्रा के विवरण के अनुसार नालंदा विश्वविद्यालय में 1500 शिक्षकों के साथ 10,000 से भी ज़्यादा विद्यार्थी अध्ययन करते थे। लगभग 108 विषयों पर मेरे प्रांगण में पढ़ाई करते थे। ये विद्यार्थी विश्व के कोने कोने से आने वाले विद्यार्थियों के लिए अलग अलग भाषाओं में पढ़ाई की व्यवस्था की गई थी। 100 से ज़्यादा भवन और इमारतें बनी हुई थी। हर भवन में कुएं की व्यवस्था थी। जगह जगह अध्ययन कक्ष, प्रार्थना सभा और छात्रावास की व्यवस्था थी। छात्रावास में हर एक विद्यार्थी के लिए अलग अलग कमरे बने हुए थे। हर कमरे में प्रकाश की व्यवस्था थी उस समय भी, और जब प्रकाश नहीं रहता था तो दिए के लिए जगह बनी हुई थी। कई देशों के विद्यार्थी मेरे प्रांगण में पढ़ने आते थे। उस डायरी के अनुसार 10 विद्यार्थियों में से सिर्फ 3 विद्यार्थी मेरे प्रांगण में पढ़ने योग्य माने जाते थे। अर्थात जो भी विद्यार्थी मेरे यहाँ पढ़ने आते थे उन्हें एक परीक्षा से गुजरना पड़ता था। 10 विद्यार्थियों में से सिर्फ 3 ही प्रवेश पा सकते थे। 10 किलोमीटर लंबी और 5 किलोमीटर चौड़ी परिधि के अंदर मेरा निर्माण था। आज भी विश्व में ऐसा कोई विश्वविद्यालय नहीं है जो मुझसे टक्कर ले सके। 19वीं सदी में मेरा सिर्फ 5% भाग ही खुदाई करके निकाला गया। उसके बाद खुदाई बंद कर दी गई, लेकिन फिर दौर आया नरेंद्र मोदी जी का। उसके बाद 2016 में मेरी फिर से खुदाई प्रारंभ की गई। तत्पश्चात यूनेस्को द्वारा मेरे प्रांगण को विश्व धरोहर में शामिल किया गया। इसलिए अभी मेरे अवशेषों को निकालने और सहेज कर रखने की जिम्मेवारी यूनेस्को द्वारा संभाली जाती है। मुझे मुख्यतः 3 राजाओं ने मिलकर बनाया था, जिसमें पहले राजा थे कुमारगुप्त, जो मगध के सम्राट थे। मगध की राजधानी राजगीर थी, जो मेरे विश्वविद्यालय के प्रांगण से 15 किलोमीटर दूर स्थित थी।
कुमारगुप्त ने 5वीं सदी में नालंदा विश्वविद्यालय के रूप में मेरी स्थापना की थी। फिर दूसरे राजा थे कन्नौज के राजा हर्षवर्धन। उन्होंने मेरे प्रांगण की दूसरी मंजिल का निर्माण कराया लगभग 7वीं शताब्दी में, और मेरी ख्याति दूर दूर फैलने लगी। उसके पश्चात तीसरे राजा थे राजा देवपाल, जो बंगाल के राजा थे। वो 9वीं शताब्दी में आए और मुझे देखकर प्रसन्न हो गए। फिर उन्होंने मेरी ख्याति को और बढ़ाते हुए तीसरी मंजिल का निर्माण किया। मेरे इस विश्वविख्यात नाम और उपनामों के पीछे 3 राजाओं का नाम सबसे ऊपर लिखा जाता है, जिनमें गुप्त वंश, हर्ष वंश और पाल वंश। आज ही मेरे लिए ईश्वर स्वरूप उन राजाओं के पद चिन्हों की आहट में सुन सकता हूँ। मेरे यहाँ छात्रों के रहने के लिए 300 कक्ष बने थे, जिनमें अकेले या एक से अधिक छात्रों की रहने की व्यवस्था थी। 1 या 2 भिक्षु छात्र एक कमरे में रहते थे। कमरे छात्रों को उनके प्रत्येक वर्ष की योग्यता के आधार पर दिए जाते थे। इसका प्रबंधन स्वयं छात्रों द्वारा छात्र संघ के माध्यम से किया जाता था। यह विश्व का प्रथम पूर्णतः आवासीय विश्वविद्यालय था। इस विश्वविद्यालय में 3 श्रेणियों के आचार्य थे, जो अपनी योग्यता अनुसार प्रथम, द्वितीय और तृतीय श्रेणी में आते थे। नालंदा के प्रसिद्ध आचार्यों में शीलभद्र, धर्मपाल, चंद्रपाल, गुणमती और स्थिरमती प्रमुख थे। वैनसांग के इस विश्वविद्यालय के प्रमुख शीलभद्र जी थे, जो एक महान आचार्य, शिक्षक और विद्वान थे। प्रवेश परीक्षा अत्यंत कठिन होती थी और उसके कारण प्रतिभाशाली विद्यार्थी प्रवेश पा सकते थे। उन्हें 3 कठिन परीक्षा स्तरों को उत्तीर्ण करना होता था। यह विश्व का प्रथम ऐसा दृष्टांत है। शुद्ध आचरण और संघों के नियमों का पालन करना अत्यंत आवश्यक था। यहाँ महायान के प्रवर्तक नागार्जुन, वसुबंधु, असंग तथा धर्मकीर्ति की रचनाओं का सविस्तार अध्ययन होता था। वेद, वेदांत और सांख्य भी पढ़ाए जाते थे। व्याकरण, दर्शन, शल्य विद्या, ज्योतिष, योग शास्त्र तथा चिकित्सा शास्त्र भी पाठ्यक्रम के अंतर्गत आते थे। नालंदा की खुदाई में मिली अनेक कांसे की मूर्तियों के आधार पर कुछ विद्वानों का मत है कि कदाचित धातु की मूर्तियां बनाने के विज्ञान का भी अध्ययन होता था। यहाँ खगोल शास्त्र अध्ययन के लिए एक विशेष विभाग था। छात्रों को किसी प्रकार की आर्थिक चिंता न थी। उनके भोजन, वस्त्र, औषधि के उपचार सभी राज्य की ओर से विश्वविद्यालय को 200 गांव दान में मिले थे, जिनमें प्राप्त आय और अनाज से उसका खर्च चलता था। विश्वविद्यालय परिसर के विपरीत दिशा में एक छोटा सा पुरातात्विक संग्रहालय बना हुआ है और इस संग्रहालय में खुदाई से प्राप्त अवशेषों को रखा गया है। इसमें भगवान बुद्ध की विभिन्न प्रकार की मूर्तियों का अच्छा संग्रह है। उनके साथ ही बुद्ध की टेराकोटा मूर्तियां और प्रथम शताब्दी के 2 मर्तवान भी इस संग्रहालय में रखा हुआ है। इसके अलावा इस संग्रहालय में तांबे की प्लेट, पत्थर पर खुदे अभिलेख, सिक्के, बर्तन तथा 12वीं सदी के चावल के जले हुए दाने रखे हुए हैं। बड़गांव नालंदा का निकटतम गांव है। यहाँ एक सरोवर और प्राचीन सूर्य मंदिर है। यह स्थान छठ के लिए प्रसिद्ध है। नालंदा से थोड़ी दूर पर शिलाव स्थित है, जो स्वादिष्ट मिठाई खाजा के लिए प्रसिद्ध है। इनके पास ही राजगृह है। मेरे प्रांगण में मौजूद पुस्तकालय पूरे 9 मंजिला था, जिसे कुछ इस्लामिक आक्रमणकारियों ने जला दिया। मेरे पुस्तकालय के 3 भवन हुआ करते थे। उनका नाम हुआ करते थे रत्नादि, रत्न सागर और रत्न नीरजक। 12वीं शताब्दी में जब खिलजी की क्रूर और मूर्तिभंजक मानसिकता ने मुझे तहस नहस कर दिया और मेरी विश्व प्रसिद्ध पुस्तकालय में आग लगा दी, तो मैं पूरे 6 महीने तक धू धू कर जलता रहा। मेरे देशवासियों, आपने उस पुस्तकालय में क्या खोया वो आप अभी नहीं समझ सकते। हजारों वर्षों का शोध, लाखों पांडुलिपियां, हजारों करोड़ों शोध के अभिलेख को धू धू कर जलने में 6 महीने इसलिए लग गए क्योंकि उस समय कागज नहीं हुआ करते थे। अधिकांश पांडुलिपि और
शोध के अभिलेख ताम्र पत्रों पर उकेरे जाते थे। पूरे पुस्तकालय के प्रांगण का नाम थर्मागंज हुआ करता था। मेरे जीर्णोद्धार करके नए कलेवर में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपके सामने लाया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सबों के सहयोग से मैं अपने स्वर्णिम इतिहास को पुनर्स्थापित कर सकूँगा। धन्यवाद।